हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपीजी हिस्ट्री। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पर परागण के बारे में। इससे पहले मैंने क्या पढ़ लिया था, स्वयं परागण के बारे में बता दिया था। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में मैंने बता दिया था कि किन परिस्थितियों में सेल्फ पॉलिनेशन संभव है, यानी कि किन अवस्थाओं में स्वपरागण हो सकता है। इसके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पर परागण के बारे में, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जानेंगे कितने इसके टाइप्स भी होते हैं, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के प्रकार भी होते हैं। पर परागण कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी जानेंगे और यह किन परिस्थितियों में हो सकता है, यानी कि इसके स्वपरागण के अनुकूलन के भी बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्या हेडिंग रहेगा, हमारा हेडिंग रहने वाला है क्या, पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। तो दोस्तों ये है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि हिंदी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। इसको एलोगेमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसके परिभाषा तो जान लीजिए, पर परागण होता क्या है। मैंने पहले पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन आज फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलता है तो वह परागकण या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है या फिर उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है। तो ऐसे परागण को हम क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम परागण कहते हैं, परागण कहते हैं ना। लेकिन ये तो इसमें मैंने दोनों मिक्स कर दिया, क्या, स्वपरागण और परपरागण। देखिए, स्वपरागण में मैंने क्या बताया था, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला गया जिस पुष्प से क्या होगा, परागकण विकसित हुआ है। लेकिन परपरागण में क्या प्रक्रिया होती थी कि जिस पुष्प से वह विकसित हुआ है उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर वह नहीं जाएगा परागकण, किसी उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाएगा। तो ऐसे परागण क्या कहेंगे, परपरागण कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। इतना तो आपको निश्चित हो गया। ठीक है, अब जानते हैं क्या इसके प्रकार के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो होते हैं ये 3 प्रकार के। ठीक है, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो उन्हीं प्रकारों के बारे में हमें जानना है। ठीक है, और इसके अनुकूलन के भी बारे में जानना है। तो क्या करेंगे, हम इसके प्रकार के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, कि इसके प्रकारों के नाम क्या हैं। तो पहला होता है क्या, वायु परागण, यानी कि वायु द्वारा जो परपरागण होता है उसे हम क्या कहते हैं, वायु परपरागण। इसका इंग्लिश में भी नाम बता रहा हूँ आपको। पहला क्या होगा, वायु परपरागण, पहली थी विधि, यानी कि वायु द्वारा भी परपरागण होता है। ठीक है, अब बारी आती है क्या, जल द्वारा, यानी कि जल परपरागण। ये दूसरी प्रकार है, क्या नाम, दूसरा टाइप है परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन का। ठीक है, तो देखिए इसको हम परपरागण लिखें या ना लिखें, परागण लिख देंगे तो क्या होगा, इसका तात्पर्य परागण परपरागण से ही होगा। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन से ही होगा। तो पहला क्या है, वायु परागण हो गया, दूसरा हो गया जल परागण, और आखिरी जो है उसको कहते हैं क्या, जीव या जंतु परागण। ठीक है, जीव भी आप लिख सकते हैं, जंतु परपरागण। ठीक, ये 3 प्रकार के हमारे परागण हो गए। कौन से परागण, परपरागण के 3 टाइप्स हमें मिल गए। अब जरा इनके नाम के भी बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले का जो नाम है इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, एनीमो। ठीक है, एनीमोफिली, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, एनीमोफिली कहते हैं। कौन से परागण को, वायु परागण को क्या कहते हैं, इस परागण को क्या कहते हैं, एनीमोफिली कहते हैं। ठीक है, अब क्या बारी आती है हमारी, अब बारी आती है दूसरी, यानी कि जल परागण के बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रो, यानी कि HYDRO, हाइड्रोफिली।
इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक है, ये वायु परागण एनीमोफिली, दूसरा पर परागण हाइड्रोफिली। अब तीसरे के बारे में जानेंगे, जंतु परागण के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जंतु परागण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जूफिली। ठीक है, चिड़ियाघर को तो जानते होंगे, उसमें कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, तो इसीलिए जंतु परागण को क्या नाम दिया गया है, जूफिली। इतना तो क्लियर हो गया। एनीमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली के बारे में आपको पता चल गया। अब क्या होता है इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। तो जरा सोचिए कि ये वायु क्या सजीव है, जल क्या सजीव है, यानी किसी जीव द्वारा ये सब हो रहा है जल परागण, वायु पर परागण? नहीं ना, इसमें जीव नहीं सम्मिलित है, ये निर्जीव चीजें हैं। तो क्या कहेंगे, इनको एक अलग भाग में रख दिया गया है, जिसे कहते हैं अजैविक माध्यम। अजैविक माध्यम में रख दिया गया, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन को होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये 3 प्रकार के माध्यम मैंने बता दिया है, जिनमें से जल पर परागण और वायु पर परागण यानी कि एनीमोफिली और हाइड्रोफिली को क्या किया गया, एक अलग भाग में रख दिया गया। चलिए जरा उस भाग के नाम के बारे में जानते हैं, उस भाग को हम कहते क्या है। ठीक है, तो उस भाग को क्या कहते हैं हम, अजैविक माध्यम, यानी कि ये किस में आते हैं, अजैविक माध्यम में। ठीक है, ये अजैविक माध्यम में आते हैं। कौन अजैविक माध्यम में आते हैं, वायु पर परागण, जल पर परागण, यानी कि एनीमोफिली और हाइड्रोफिली किस में आते हैं, अजैविक माध्यम में आते हैं। अबायोटिक क्या कहते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये तो अजैविक माध्यम हो गए। अब जीव क्या है, जीव जंतु क्या होता है, सजीव होते हैं ना, तो किस में आएंगे, जैविक में आएंगे। जाहिर सी बात है, ये कौन से माध्यम में आएंगे, जैविक माध्यम में। ठीक है, ये जंतु परागण आ गया जैविक माध्यम में, और ये वायु और जल द्वारा जो पर परागण हो रहा है किसमें आ गया, अजैविक माध्यम में। इतना तो क्लियर हो गया। इसको क्या कहते हैं, बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं, इसको अबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले जानेंगे इन चीजों के बारे में। जानने से पहले क्या हमें जानना होगा कि पर परागण के अनुकूलन के बारे में जानना होगा, प्रयुक्तियों के मेथड्स के बारे में जानना होगा। जैसे हमने स्वपरागण के मेथड्स के बारे में जाना था कि किन परिस्थितियों में क्या होता है पर परागण एक पादप में या पौधे में संभव हो पाता है, उसी पादप के उसमें संभव हो पाता है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या जान लेते हैं, इनके अनुकूलन के बारे में। ठीक है, पर परागण के अनुकूलन के बारे में जान लेते हैं। तो पर परागण के अनुकूलन के बारे में जानने से पहले क्या करना होगा, इसको मिटाना ही पड़ेगा। चलिए मिटा देते हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं और पर परागण के अनुकूलन के बारे में जानते हैं, मेथड्स परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। तो अनुकूलन का सिंपल सा आप लोग अर्थ जानिए कि परिस्थितियाँ, कौन से परिस्थितियों में क्या होता है पर परागण संभव होता है पुष्प में। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में इसमें जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, यानी कि पर परागण के अनुकूलन या प्रयुक्तियाँ। ठीक है, अनुकूलन या प्रयुक्तियाँ। ठीक है, अब प्रयुक्तियों को मेथड कर दें तो अनुकूलन तक ही सीमित रहने दे देंगे। एनसीईआरटी में आपके अनुकूलन को ही दिखाया गया है। तो अनुकूलन का मैंने सिंपल सा अर्थ क्या बताया कि परिस्थितियों, किन परिस्थितियों में क्या होता है पर परागण किसी पुष्पी पादप में संभव होता है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सेम या स्वपरागण के अनुकूलन का अपोजिट है, उल्टा है। मैंने स्वपरागण में पहले क्या बताया अनुकूलन में कि पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी होता है, तभी तो उसमें स्वपरागण हो पाएगा। यानी कि द्विलिंगी का मतलब क्या था कि नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में हो, अर्थात पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पुष्प में होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सेम उल्टा है। इसमें क्या होना चाहिए, पुष्प का एक लिंगी होना आवश्यक है। क्या, एक लिंगी। पहला क्या है, पुष्प का
एक लिंगी होना आवश्यक है, ठीक है। तो पुष्प का क्या होना चाहिए, पुष्प एक लिंगी होना चाहिए, ठीक है। पहली क्या परिस्थिति आती है कि भैया पुष्प एक लिंगी होना चाहिए, तभी तो उसमें पर परागण संभव है। ये द्विलिंगी होगा तो उसमें संभावना हो जाएगी किसकी, किसकी संभावना हो जाएगी, स्वपरागण की संभावना हो जाएगी, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन की हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो पुष्प का एक लिंगी होना जरूरी है, ठीक है। एक लिंगी का मतलब क्या है कि या तो उस पुष्प में या तो नर भाग स्थित हो या तो मादा भाग स्थित हो, यानी कि या तो पुंकेसर ही हो या तो स्त्री केसर ही हो। अब जरा इसके उदाहरण के बारे में जान लेते हैं कि एक लिंगी कुछ पौधे के बारे में बताता हूँ आपको, एक लिंगी कौन से पौधे होते हैं, ठीक है। तो एक लिंगी पौधों को क्या कहते हैं, सबसे फेमस एक पौधा तो आप लोग जानते हो, गाँव में भी लोग बताते होंगे आपको, क्या, पपीता। क्या है, पपीता। ये पपीता जो पौधा होता है वो एक लिंगी होता है, ठीक है। इसके अलावा भी एक उदाहरण बता देता हूँ आपको, क्या, ताड़ का वृक्ष, ताड़ का पौधा या वृक्ष, पादप कहना सही होगा इसको, ठीक है। पौधे से लोग छोटे आकार की चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या हुए, ताड़ का पादप हो गया और एक पपीता। ये क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ठीक है, जिनमें या तो केवल नर भाग होगा या तो केवल मादा भाग होगा, यानी कि या तो पुंकेसर होगा पुष्प में उसके या तो स्त्री केसर होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरी संभावना क्या होती है, और दूसरी परिस्थिति, इसके अलावा क्या दूसरी परिस्थिति क्या है, दूसरी परिस्थिति के बारे में भी जान लेते हैं। तो दूसरी परिस्थिति क्या होती है, मैंने स्वपरागण में क्या बताया था, द्विलिंगी के बाद दूसरा परिस्थिति क्या बताया था, समकाल परिपक्वता, ठीक है। तो उसका क्या उल्टा होगा, इसमें भिन्न काल परिपक्वता होने पर किसी पुष्प में यदि भिन्न काल परिपक्वता है, भिन्न काल परिपक्वता होने पर, क्या होने पर, भिन्न काल परिपक्वता होने पर क्या, पर परागण की संभावना बढ़ जाती है, या पर परागण ही होता है कह सकते हैं। अब भिन्न काल परिपक्वता से मतलब क्या है, भिन्न माने अलग अलग, काल माने समय में, परिपक्व माने होता है परिपक्व होना। किनका परिपक्व होना, अलग अलग समय में, नर जन्नांगों का और मादा जन्नांगों का, यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर का अलग अलग समय में क्या होना, विकास करना या परिपक्व होना। अब मान लीजिए पुष्प जो है उसका स्त्री केसर जो है पहले ही विकसित हो गया, या पुंकेसर पहले विकसित हो गया, कुछ भी आप विकसित होता है, और मान लीजिए स्त्री केसर विकसित हुआ, पुंकेसर विकसित ही नहीं हुआ, तो कोई उसमें स्वपरागण होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, भैया परागकण निकलेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, और देगा पर कैसे जाएगा जब परागकण निकलेगा नहीं। तो क्या होता है, इसमें पर परागण के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी स्थिति मान लीजिए पुंकेसर पहले विकसित हो गया, उसके परागकोश में परागकण निर्मित हो गए, परागकोश फट रहा है, परागकण निकल रहा है, वर्तिकाग्र ही नहीं उस परागकण को परागण के लिए जब तैयार है, जब वो परिपक्व नहीं हुआ है वर्तिकाग्र, तो कैसे आखिर उसमें परागण हो कर पाएगा, स्वपरागण कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए क्या कहा है, भिन्न काल परिपक्वता होने पर, यानी कि जब स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो उसमें क्या होता है, पर परागण के चांसेज बढ़ जाते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब एक चीज और जानिए कि जो भिन्न काल परिपक्वता होता है, इसको भी हम दो कैटेगरी में, दो भागों में बांट देते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं, दोनों प्रकारों के बारे में भी तुम्हें जानना होगा। तो चलिए जानते हैं उनके प्रकार के बारे में कि कौन कौन से होते हैं। तो पहला क्या होता है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। पहले को क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता। पहला क्या है, स्त्री पूर्वता है, क्या, स्त्री पूर्वता, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा नीचे ये देखिए, ठीक है, स्त्री पूर्वता हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, पूर्वता, यानी कि स्त्री पूर्वता और कुपूर्वता, ये दो प्रकार के क्या हुए,
भिन्न काल परिपक्वता के उदाहरण यानी कि दो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में प्रोटोगैमी कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटोगैमी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन ड्राई कहते हैं, प्रोटोगैमी प्रोटीन ड्राई, ठीक है। अब कुपूर्वता में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, परागकोश से पहले वर्तिका, या कह सकते हैं स्त्री केसर क्या होती है, परागकोश से पहले वर्तिका परिपक्व हो जाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि परागकोश परिपक्व होने से पहले स्त्री है, चूंकि स्त्री पूर्वता है तो स्त्री तो पहले परिपक्व होगी। तो स्त्री पूर्वता में क्या होता है, परागकोश के परिपक्व होने से पहले क्या होता है कि ये वर्तिका ही परिपक्व हो जाती है, ठीक है। वर्तिका परिपक्व हो गई। वर्तिका माने क्या, वर्तिका के ऊपर यानी कि स्त्री केसर को कह सकते हैं कि पुंकेसर के परिपक्व होने से पहले स्त्री केसर परिपक्व हो जाती है। वर्तिका के ऊपर कौन सा चीज पाया जाता है, वर्तिकाग्र पाया जाता है, वही तो परागकणों को, परागकण उसी पे आकर गिरते हैं, उसी से परागनलिका का निर्माण होता है, यानी कि इसको हम क्वेश्चन में लगा सकते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। ठीक है, क्या हुआ, परागकोश से पहले वर्तिका या वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाते हैं स्त्री पूर्वता में, ठीक है। अब दूसरी क्या थी, कुपूर्वता। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले क्या होता है, परागकोश परिपक्व हो जाता है, यानी कि वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले परागकोश यानी एंथर परिपक्व हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो क्या पता चला कि स्त्री पूर्वता में क्या होता है दोस्तों, कि परागकोश के परिपक्व होने से पहले वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है, यानी कि क्या कह सकते हैं, पुंकेसर के परिपक्व होने से पहले स्त्री केसर परिपक्व हो जाती है। इसमें क्या होता है, वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले परागकोश परिपक्व होता है, तो इसे कुपूर्वता कहेंगे। और जिसमें वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, कुपूर्वता कहेंगे। तो दो प्रकार के भिन्न काल परिपक्वता को मैंने बताया कि दो प्रकार के होते हैं, कौन, स्त्री पूर्वता, कुपूर्वता। इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है। प्रोटोगैमी, प्रोटीन ड्राई, ठीक है, इतना तो पता चला। अब क्या होता है, एक उदाहरण को भी तो जानना जरूरी है, इसके उदाहरण को भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो उदाहरण क्या है इसके, इसका उदाहरण एग्जाम्पल कौन से पदों में हो एक स्त्री पूर्वता होता है। तो इसका उदाहरण चंपा हो गया, क्या हो गया, चंपा हो गया, बरगद हो गया, बरगद के बाद पपीता हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे पादप हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा जरूरी नहीं है, इनके उदाहरण है क्या, स्त्री पूर्वता में। इसके अलावा बहुत से पादप होते हैं, इसके अलावा मान लीजिए जैसे अंजीर हो गया, अंजीर में भी स्त्री पूर्वता पहले पाई जाती है, ठीक है। तो इसके बाद एक्सेट्रा कोई भी चीज़ आ सकते हैं, यानी कि बहुत से पौधे होते हैं, तो इनमें से मैंने उसका नाम बता दिया, क्या, स्त्री पूर्वता में, ठीक है। स्त्री पूर्वता इनमें पाई जाती है चंपा में, बरगद में, पपीता में और अंजीर में। अब जानते हैं क्या कुपूर्वता में क्या होता है, इस कुपूर्वता के कौन से उदाहरण हैं। तो कुपूर्वता के उदाहरण है क्या, इसके एग्जाम्पल होते हैं क्या, गुड़हल, गुड़हल से तो सब लोग परिचित हैं। इसके बाद धनिया हो गया, धनिया के बाद क्या होगा, सूर्यमुखी का, सूर्यमुखी, सूरजमुखी या सूर्यमुखी जो भी हो, इसमें क्या होता है, इनमें क्या पाया जाता है, कुपूर्वता पाया जाता है, कुपूर्वता प्रोटीन ड्राई पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, गेंदा ले सकते हैं आप, ठीक है। गेंदा के पौधे में भी कुपूर्वता पाई जाती है, यानी कि पहले पुंकेसर ही परिपक्व हो जाता है। और
गेंदा हो गया, इसके बाद कपास, कपास में भी क्या पूर्णता पाई जाती है, ठीक है। ऐसे बहुत से पादप हैं जिनमें पूर्णता पाई जाती है, तो सबको लिख तो सकते हैं, इसीलिए कुछ उदाहरण में बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब बारी आती है क्या इसके बाद और परिस्थितियों के बारे में तो हमें जानना है, तो इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। मैंने क्या बताया, भिन्न काल परिपक्वता को दो प्रकार होता है, एक स्त्री पूर्वता, एक उपूर्वता, ठीक है, प्रोटोगेमी प्रोटेंडराई, ठीक है। अब देखते हैं कि स्त्री पूर्वता में मैंने क्या बताया कि परागकोश से पहले वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है, यहाँ कह सकते हैं कि पुंकेसर से पहले स्त्री केसर परिपक्व हो जाती है, तो उसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। इसके उदाहरण चंपा, बरगद, पपीता, अंजीर, ETC एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। और देखिए पूर्वता मैंने क्या बताया, वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले परागकोश परिपक्व हो जाता है, तो ऐसे भिन्न काल परिपक्वता को क्या कहते हैं, हम पूर्वता कहते हैं। इसके उदाहरण में गुड़हल बता दिया, धनिया बता दिया, सूर्यमुखी बता दिया, और भी होते हैं, कपास होते हैं, ठीक है। बहुत से उदाहरण है इसके, कपास, गेंदा आदि उदाहरण है, तो इसके बारे में तो बताया नहीं जाता, तो इसे सुन लीजिए। अब बारी आती है क्या, इसको मैं मिटा देता हूँ, तभी लिखने में थोड़ा आसानी होगा। तो अब इसके बाद जानते हैं तीसरी अवस्था, यानी कि तीसरी अवस्था के बारे में जानते हैं कि और किस अवस्था में क्या होता है, पर परागण संभव है किसी पादप में, ठीक है। तो जो तीसरी अवस्था है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, उन्मिल्य पुष्पी परागण। अभी तक हम क्या पर स्वपरागण में हमने क्या पढ़ा, सेम स्वपरागण के अपोजिट चल रहा है दोस्तों। स्वपरागण में मैंने बताया था कि पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, इसमें क्या है, एक लिंगी है। मैंने बताया स्वपरागण में कि समकाल परिपक्वता होना चाहिए, इसमें क्या है, भिन्न काल परिपक्वता है। उसमें मैंने बताया था क्या, अनुन्मिल्य पुष्पी परागण, क्रिस्टोगेमस के बारे में बताया था ना, कि पुष्प जो होता है ढका होता है, किसके माध्यम से, दल के माध्यम से, दल पुंजों के माध्यम से क्या होता है, पुष्प ढका होता है। लेकिन इसमें क्या है, अनुन्मिल्य ना होकर क्या है, उन्मिल्य है, या उन्मिल पुष्प भी कहते हैं, ठीक है। तो लिखने के तरीके अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्रिस्टोगेमस से उसको कहते थे, अनुन्मिल्य को इसको कैजमोगेमस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, कैजमोगेमस कहते हैं। तो मैं क्या होता, उन्मिल्य पुष्प, उन्मिल्य पुष्पी परागण, इंग्लिश में कैजमोगेमस कहते हैं, ठीक है, कैजमोगेमस इंग्लिश में कहते हैं। तो क्या हो गया, उन्मिल्य पुष्पी परागण में क्या होता है कि ये ढका नहीं होता, यानी कि इसके जो जनन अंग होते हैं, स्त्री केसर पुंकेसर होते हैं, वो किसी दल या बाह्य से ढके नहीं होते हैं, ठीक है, ये ढके नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, और इसकी भी कई स्थितियाँ होती हैं। तो इसमें कुछ पुष्प जो होते हैं ढके भी होते हैं, कुछ नहीं भी ढके होते हैं, ठीक है। तो इसके उदाहरण जान लेते हैं सीधे तौर पे। मैंने क्या बताया कि इसमें कुछ पुष्प ढके होते हैं, कुछ पुष्प नहीं ढके होते, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें दोनों परिस्थितियां पाएगी, क्या, उन्मिल्य भी पाया गया, अनुन्मिल्य भी पाया गया, क्रिस्टोगेमस और कैजमोगेमस दोनों ही पुष्प पाए गए, दोनों प्रकार के पुष्प पाए गए। अब जो बंद होगा, यानी कि जिसके स्त्री के पुंकेसर दलों द्वारा ढके होंगे, तो उसमें कौन सा परागण होगा, स्वपरागण होगा, और जिसके खुले रहेंगे उसमें क्या होगा, पर परागण होगा, ठीक है। तो इतना तो आपको पता चल गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो इसके जो उदाहरण हैं, खट्टी बूटी, ठीक है, घर के आसपास सभी के होता है, अब पहचान नहीं पा रहे हैं तो उसमें आपकी गलती है, ठीक है। खट्टी बूटी कहते हैं, पहला उदाहरण खट्टी बूटी हो गया। और दूसरा होता है क्या, कनकौवा, कौवा। अब कहोगे ये सब क्या है, ये इसके उदाहरण है, ये मैं नहीं लाया, ये साइंस लाया इस उदाहरण को, ठीक है। तो क्या हुआ, खट्टी बूटी और कनकौवा, इसके उदाहरण किसके, अनुन्मिल्य पुष्पी परागण के, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया। इसको ऑक्जेलिस कहते हैं इंग्लिश में, इसको क्या कहते हैं, कोमेलिना कहते हैं, ठीक है, ऑक्जेलिस कोमेलिना, ऑक्जेलिस खट्टी बूटी को, कोमेलिना कनकौवा को कहते हैं। इतना तो आपको पता चल गया। और भी इसके बाद होते हैं तो ETC लिख देते हैं, ठीक है, सबको तो नहीं बताया जाता, तब कुछ उदाहरण बता दे रहा हूँ। तो अनुन्मिल्य मैंने क्या बताया, इसमें इसके जो उमंग और जमांग या जमांग, वही मतलब क्या कह सकते हैं कि जो इसके स्त्री केसर होते हैं, पुंकेसर होते हैं, किसी दलों द्वारा या बाजू द्वारा ढके नहीं होते हैं। इतना आपको पता चल गया। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तभी तो आगे के बारे में जानेंगे।
अब एक और परिस्थिति के बारे में जानते हैं, कौन सा परिस्थिति के बारे में जिसमें परपरागण संभव हो सके। ठीक है, तो चलिए उस परिस्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो उस परिस्थिति को क्या कहते हैं मित्रों, विषमवर्तिकात्व। क्या? विषमवर्तिकात्व। इसको क्या कहते हैं? विषमवर्तिकात्व। ठीक है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? विषमवर्तिकात्व या हेट्रोगेमस। क्या? हेट्रोगेमस नहीं, इसको कहते हैं विषमवर्तिकात्व, यानी कि हेट्रोस्टाइल। स्टाइल वर्तिका को कहते हैं, वर्तिका यही सब होते हैं, तो यानी कि वर्तिका है, वर्तिकात्व है, यानी कि हेट्रोस्टाइल या हेट्रोस्टाइली भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि पुष्प के जो वर्तिका होती है वह या तो पुंकेसर से या तो बड़ी हो जाती है या तो पुंकेसर से छोटी रहती है, यानी कि विषमता आ जाती है पुंकेसर और स्त्री केसर की संरचना में। दोनों एक दूसरे के दिशा में नहीं होते कि परागकण परागकोश से निकले वर्तिका पर चला जाए। अभी मैं एक चित्र बनाता हूँ, आप उसके माध्यम से आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, मैं स्त्री केसर भी बना रहा हूँ। ठीक है, ये विरिंच हो गया, पुष्पविरिंच, पुष्पासन हो गया, अंडाशय हो गया, ओवरी जिसे कहते हैं, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा ऊपर है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है विषमवर्तिकात्व में। ये देखिए, ये परागकोश है, ये पुंकेसर, यानी कि इसको कुतंतु कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा एक चित्र और बनाते हैं। अब जरा इन दोनों चित्रों पर आप ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देंगे? विषमवर्तिका, तो मैंने अभी कहा विषमवर्तिका, वर्तिका जो होती है विषम होती हैं, यानी कि समान नहीं होती हैं। देखिए ये वर्तिका कहाँ पर है, परागकोश कहाँ पर। मान लीजिए इस स्थिति में तो परपरागण स्वपरागण हो भी सकता है। क्यों हो सकता है? मान लीजिए ऊपर से गिरा, हवा नहीं चला तो इसमें गिरेगा, इतना तो निश्चित है। लेकिन अब बताइए इस उसमें स्वपरागण होगा कि नहीं होगा? चांसेस बढ़ रहे हैं ना परपरागण के। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि भैया ये जो परागकोश है इतना नीचे स्थित है, यानी कि पुंकेसर काफी छोटा है और स्त्री केसर या वर्तिका काफी बड़ा है। तो जब इससे परागकण निकलेगा तो ध्यान दीजिए, इससे जब परागकण निकल रहा है तो चांसेस परागकण के कहाँ पर जाने के हैं? इसी के वर्तिका पर तो जाने के चांसेस है। और इससे निकलेगा तो इससे परागकण कहाँ आएगा? इससे परागकण इस पे तो आएगा क्योंकि इसके बराबरी पे है। तो इसी को क्या कहते हैं? विषम वर्तिका तो कहते हैं। जब वर्तिका का आकार विषम होता है या तो यानी कि विषम माने समान नहीं होता है पुष्प में, तो उससे परपरागण के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस ये देखिए इसके बराबर है, तो इससे मान लीजिए किसी माध्यम से आया परागकण इस पे ले आया, और ये इसके बराबर तो इससे परागकण इस पे चला जाएगा। तो विषम वर्तिका के माध्यम से क्या परपरागण के चांसेस बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ गए ना, तो यही होता है विषम वर्तिका। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल, एक और परिस्थिति के बारे में जानते हैं। तो उस परिस्थिति के बारे में लिखना तो होगा नहीं, इसको बता देते हैं हम आपको। पांचवा परिस्थिति। ठीक है, पांचवा परिस्थिति क्या होता है कि स्वबंधता। ठीक है, स्वबंधता से हमारा क्या मतलब है? बांध किसे कहते हैं? जिनमें जनन नहीं हो सकता, जो जनन जिसमें जनन होने लायक ये जननांग कोड विकसित होते नहीं आएगा सकते, जिनमें जनन होने से पहले उसे बांध कहते हैं। ठीक है, बांध कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है मान लीजिए इसी चित्र में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए उस पर इसका परागकोश है। अब इससे जब परागकण निकलेंगे, अब इससे परागकण निकल रहा है। ठीक है, इससे उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल रहा और उसी के वर्तिका पर चला जा रहा है। तो क्या होता है
कि ये जो वर्तिकाग्र होते हैं इस परागकण से पराग नलिका का निर्माण नहीं होने देते हैं, पोलन ट्यूब का निर्माण नहीं होने देते हैं। ठीक है, इन्हें पता है कि ये अनुवांशिक तो छोड़ते नहीं, पता है कि इन्हीं का परागकण है। ये क्या करते हैं, इनमें स्वाभाविकता ले आते हैं कि स्वयं के ही परागकण को ये क्या करते हैं, पराग नलिका का निर्माण नहीं करने देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प से क्या होता है, परागकण आता है और इस पर गिरता है, तो क्या करते हैं, ये इसे पराग नलिका का निर्माण करने देते हैं। उसके लिए अनुकूलता इसमें ले आते हैं। तो क्या होता है कि यदि पुष्प का वर्तिकाग्र उसी पुष्प के परागकण को जब ये परागकण के लिए परागकण को पराग नलिका का निर्माण नहीं करने देता है, तो ऐसे स्थिति को कहते हैं स्वाबांधता कहते हैं, यानी किसी पुष्प का अपने ही परागकण को बांध कर देना, पराग नलिका का निर्माण ना करने देना। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इससे परागकण आया, आसानी से पराग नलिका का निर्माण हुआ, पराग नलिका यहाँ पहुंचा, हो गया, निषेचन भी हो गया, लेकिन परागण तो हुआ ही, निषेचन भी होगा। तो यही होता है स्वाबांधता, है कि स्वयं के ही परागकण को पराग नलिका का निर्माण न करने देना की प्रक्रिया को कहता है स्वाबांधता का। इतना आपको पता चल गया, यानी कि यही थी अनुकूलताएं। मैंने 5 अनुकूलताएं आपको बता दी हैं। कौन से परागण के बारे में, पर परागण के बारे में अनुकूलताएं भी मैंने बताया है। ठीक है, अनुकूलता के बारे में आपको पता चल गया। अब देखिए, पहला क्या था, पुष्प एक लिंगी होना चाहिए या पुष्प का एक लिंगी होना जरूरी है। अब जब पुष्प एक लिंगी होगा तो क्या होगा कि पुष्प के या तो परागकोश ही पाया जाएगा या तो वर्तिका ही पाया जाएगा, वर्तिकाग्र ही पाया जाएगा, यानी कि स्त्री केसर या तो पुष्प में होगा या तो पुंकेसर होगा। अब एक चीज है, मान लीजिए पुंकेसर है, पुंकेसर से परागकण बना और परागकण निकल कर किसी उसी जगह किसी दूसरे पुष्प वर्तिका पर चला गया, तो क्या हुई, इससे संभावना बढ़ी किसकी, पर परागण की संभावना बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ चुकी है। अब दूसरी स्थिति क्या आती है दोस्तों, भिन्न काल परिपक्वता के बारे में मैंने बताया। अब भिन्न काल परिपक्वता के बारे में मैंने क्या बताया कि पुंकेसर और स्त्री केसर जब अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो ऐसी ही स्त्री को कहते हैं भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, भिन्न काल परिपक्वता को मैंने मिटा दिया है, 2 भागों में बताया था, 2 प्रकार के बताया था, एक स्त्री पूर्वता बताया था, एक पूर्वता बताया था। ठीक है, स्त्री पूर्वता में क्या होता है कि स्त्री केसर पुंकेसर से पहले परिपक्व हो जाता है या वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो जाता है। अब पूर्वता में बताया था मैंने कि पुंकेसर जो होता है स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाता है, या कह सकते हैं परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो यही मैंने बताया था। और तीसरा क्या, अनुन्मिल्य पुष्पित परागण, एक तो था उन्मिल्य है, अनुन्मिल्य मैंने स्वपरागण में बताया था। इसका देखिए सेम अपोजिट चीजें आ रही हैं, मैंने सिर्फ 2 चीजें उसमें नहीं बताया था, इसमें स्वपरागण में। ठीक है, तो उन्मिल्य में क्या होता है कि पुष्प खुला रहता है और किसी परत से ढका नहीं होता है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। उदाहरण बता दिया, खट्टी बूटी बता दिया, कनकौवा बता दिया। ठीक है, और जेली से कहते हैं। ठीक है, अब विषम वर्तिका में क्या होता है, यानी कि वर्तिका जो होती है समान नहीं होती है, पुष्पों में विषम होती है। ठीक है, वर्तिका तो काफी लंबी हो जाएगी या तो काफी छोटी हो जाएगी, तो इससे भी परपरागण के चांसेस, क्रॉस पॉलिनेशन के जो चांसेस होते हैं बढ़ जाते हैं। स्वाभाविकता जब अपने ही परागकण को पराग नलिका का निर्माण नहीं किए देना चाहता, क्या वर्तिकाग्र नहीं करने देता है अपने ही परागकण को पराग नलिका का निर्माण, तो ऐसे पराग कहते हैं स्वाभाविकता कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने 3 प्रकार बताया था परपरागण के, उन प्रकारों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे क्या, किसके बारे में, वायु परागण के बारे में। इसको मैं क्या देता हूँ, वायु परागण के बारे में सबसे पहले जानते हैं, एनीमोफिली के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जरा सोचिए, एनीमोफिली क्या है, वायु परागण क्या है। वायु परागण को क्या कहते हैं, जब परागकण वायु के माध्यम से किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं तो ऐसे परागण क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। पर वायु परागण हुआ कैसा परागण, पर परागण ही तो हो रहा है किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, इसके परिभाषा से पता चल जा रहा है। तो क्या है, वायु द्वारा पर परागण है या वायु
परागण भी से कहा सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में एनीमोफिली, इतना तो हो गया, ठीक है। वायु परागण यानी कि एनीमोफिली। अब वायु परागण में क्या होता है, इनके जिन पुष्पों में वायु परागण होता है, यानी कि वैसे तो लगभग सब में होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि पुष्पों, उनके पौधों की क्वालिटी क्या होती है, विशेषता क्या होती है कि जिनमें वायु परागण हो सकता है, ठीक है। उन पौधों की क्या क्या कुशलताएं होनी चाहिए वायु परागण होने के लिए, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए वायु परागण में क्या होता है, एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले देखिए वायु परागण जो जिन पुष्पों में होता है, उन पुष्पों का जो होता है, यानी कि पुष्पों का आकार, जिनमें वायु परागण हो रहा है उसी के बारे में बता रहा हूँ। पुष्पों का आकार क्या होता है, क्या होता है, छोटा होगा, जाहिर सी बात है, बड़ा तो होगा नहीं क्योंकि उन्हें कीटों को आकर्षित करना नहीं है, यानी कि छोटा होता है, पुष्पों का आकार छोटा होता है। और क्या होते हैं इसकी कुछ विशेषताएं, इसके अलावा क्या हो सकती हैं, यानी कि गुण क्या होते हैं, पुष्प के गुण क्या होते हैं, गुण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं। अब मैंने गंधहीन क्यों कहा, जरा सोचिए, गंधहीन मैंने क्यों कहा, क्या वायु सुगंध लेता है पुष्प में आकर के, सुगंध लेगा तभी वो पुष्प की तरफ आकर्षित होगा। अजैविक माध्यम हम पढ़ रहे हैं ना, अजैविक माध्यम में क्या होता है, जो जीवित नहीं होता है, जैविक माध्यम, निर्जीव माध्यम कह सकते हैं। तो क्या एक गंध लेगा पुष्प से, गंध उसमें से निकलेगा तभी आकर्षित होगा, ऐसी चीजें नहीं है। तो ये क्या होता है, ऐसे पुष्प क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं। दूसरी बात, रंगहीन होते हैं। आप कहोगे रंगहीन क्यों, भैया ये वायु परागण है। वायु परागण में क्या होता है कि पुष्प में किसी चीज को आकर्षित अपनी तरफ करने के लिए कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि कुछ विशेष परिवर्तन नहीं करने पड़ते हैं पुष्पों के। यदि कीट परागण होता तो इसी के स्थान पर कुछ दूसरा होता है, यानी कि उसे कीड़ों को आकर्षित करने के लिए क्या करना पड़ता, मकरंद निर्माण करना पड़ता। गंध भी उसमें से निकलना चाहिए जिससे कीट उसकी तरफ आकर्षित हों, जीव उसकी तरफ आकर्षित हों, ठीक है। रंग होना चाहिए आकर्षक जिससे उससे जीव उसकी तरफ आकर्षित हो, जैसे माध्यम की जरूरत होती है ना। लेकिन इसमें क्या है, वायु परागण है, इसमें किसी ऐसी चीजों की जरूरत नहीं होती है। तो यानी गंधहीन हो गया, रंगहीन हो गया, और क्या मैंने बताया, मकरंद बताया, मकरंदहीन। ऐसे पुष्प क्या होते हैं, मकरंदहीन होते हैं। पुष्प का आकार छोटा होता है, पुष्प गंधहीन, रंगहीन, मकरंदहीन होते हैं। इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब मकरंद कहाँ पाया था, आप कहेंगे मकरंद मैंने बताया नहीं कहाँ पे पाया था, तो जरा जान लीजिए मकरंद होता कहाँ पे है। ये मकरंद क्या करता है, खाद्य पदार्थ का कार्य करता है, इसको मधु भी कहते हैं। ये क्या करता है, खाद्य पदार्थ है किसके, कीड़े मकोड़ों का, यानी कि कीट परागण जब होता है तो कीट इसी को खाने के लिए आते हैं। तितली या तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई, चींटियाँ हो गई, इसी के लिए पुष्प में जाती है, ठीक है। मकरंद को ही अपना खाद्य पदार्थ मानती हैं, ये इसी को खाती हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, मैंने क्या बताया अभी, मकरंद क्या होता है पुष्प में। जब पुष्प देखिए ऐसे पुष्प की संख्या में होता है, ठीक है, ऐसे ही तो होता है। यहाँ पे क्या होता है, बाहर मान लीजिए हो गया, ये दल हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या निकला है, मान लीजिए पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर हो गया, दल हो गया, बाह्यदल हो गया, इतना तो हो गया। अब देखिए ये जो मकरंद होता है वो यहाँ पर स्थित होता है, ऐसे आ सकते हैं वर्तिकाग्र और पुंकेसर के, यानी कह सकते हैं स्त्री केसर पुंकेसर के मध्य में, या दल के भी यहाँ पर स्थित हो सकता है। यानी कि इसी को क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े कर खाते हैं, खाद्य सामग्री अपना बनाते हैं, ठीक है। इसी मकरंद के लिए ही इसमें परागण हो सकता है, संभव हो सकता है, ठीक है। यही इसी को मकरंद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मकरंद पाया जाता है। मकरंद के बारे में आपको पता चल गया। अब एक चीज और बता देता हूँ, दूसरी विशेषता बता देता हूँ वायु परागण
वाले पुष्पों की, इनके जो वर्तिका होती है, वर्तिका माने स्टाइल, वर्तिका क्या होती है इनकी, लंबी होती है। क्या लंबी होती है वर्तिका। ये हो गया, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि सब मिक्स है तो मिक्सी रहने दीजिए। पुष्प का आकार छोटा होता है, गंधीन होते हैं, रंगीन होते हैं, मकरंदीन होते हैं। क्या वर्तिका लंबी होती है, क्या होती है, लंबी होती है। किन में, जिनमें वायु परागण हो रहा है उसमें वर्तिका लंबी होती है। ठीक है, और आगे जानते हैं। अब ये जो है इनके परागकण कैसे होते हैं। परागकण जो होते हैं छोटे होते हैं, प्लस हल्के होते हैं, प्लस कह सकते हैं शुष्क होते हैं। ठीक है, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं और क्या होते हैं, शुष्क होते हैं। और जानिए कि परागकणों को, यानी कि वायु परागण है तो क्या होगा, परागकण निश्चित नहीं है कि परागकण वर्तिकाग्र पर जाएगा भी या नहीं। कम परागकण उत्पन्न होंगे तो वर्तिकाग्र पर जाएगा या नहीं जाएगा ये निश्चित नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, इसमें परागकणों की संख्या अधिक होती है, इसमें बहुत सारे परागकण उत्पन्न होते हैं। किसमें, वायु परागण में। ठीक है, वायु परागण के लिए बहुत सारे परागकण उत्पन्न होते हैं या कम लगते हैं। ठीक है, अब देखिए एक मैं पादप का उदाहरण आपको बताता हूँ। इसकी एक विशेषता होती है, एक पादप है, पौधा होता है, वृक्ष होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चीड़ कहते हैं, चीड़। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस चीड़ नामक वृक्ष में क्या होता है कि इसके जो परागकण होते हैं, इसके जो पोलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं दोस्तों, मान लीजिए परागकण है, इसके परागकण पंख, इनके परागकणों पर पंख पाए जाते हैं। क्या कह सकते हैं, पंख रूपांतरित एक संरचना होती है परागकणों की, जिसे जिसे पंख की तरह होती है संरचना। ठीक है, ऐसे। अब जब वायु के माध्यम से किसी दूसरे वर्तिका को कैसे जाएगा, यही क्या करते हैं, इनको वायु में तैरने में मदद करते हैं। और यह क्या करता है, किसी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। ये क्या है, पंख है। ठीक है, ये परागकण है। ठीक है, तो ये आप इस चीज को याद रखिएगा। चीड़ नामक वृक्ष के जो पुष्पों के परागकण होते हैं वो पंखधारी होते हैं या पंख पाए जाते हैं उसमें। ये उड़ाते नहीं हैं इन्हें सिर्फ एक जरिया देते हैं कि ये किसी वर्तिका तक पहुंच जाए, लंबे समय तक वायु में टिके रहें, यही इनका कार्य होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या, अब इसके थोड़े उदाहरण हम जान लेते हैं। उदाहरण कौन कौन से होते हैं। अभी वायु परागण ही चल रहा है तो वायु परागण के उदाहरण भी जानने जरूरी हैं। ठीक है, उदाहरण जान लेते हैं कि किन किन पादपों में वायु परागण होता है। ठीक है, तो उदाहरण इसके क्या होते हैं दोस्तों, घास हो गया, घास में वायु परागण पाया जाता है। इसके बाद बांस हो गया, बांस में वायु परागण पाया जाता है। इसके अलावा नारियल हो गया, नारियल हो गया। ठीक है, घास हो गया, बांस हो गया और क्या हो गया, नारियल हो गया। अब इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, मैं तीन बार समझ दे रहा हूँ। जैसे हो गया भांग हो गया। ठीक है, भांग, घास, बांस, भांग और नारियल, इन सब में क्या होता है, वायु द्वारा परागण होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण तो सबको बताऊँ नहीं। ठीक है, तो इसके उदाहरण है किसके, वायु परागण के, और इसकी विशेषताएं भी मैंने बता दिया है। अब आ जाते हैं क्या, हाइड्रोफिली यानी कि जल परागण। ठीक है, इतना तो आपको वायु परागण के बारे में क्या, पुष्प का आकार छोटा होता है, पुष्प जो होते हैं गंधहीन, रंगहीन और मकरंदहीन होते हैं। ठीक है, वर्तिका क्या होती है, सामान्यतः लंबी लंबी होती है, इनमें लंबी वर्तिकाएं पाई जाती हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें एक चीज़ मैंने नहीं बताया कि जो इसके वर्तिकाग्र होते हैं, वर्तिका के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, चिपचिपा होता है। क्यों चिपचिपा होता है, अब मान लीजिए वर्तिकाग्र है, ये चिपचिपी ना हो तो परागकण देखिए क्या थे, छोटे थे, हल्के थे, शुष्क थे। अब जब शुष्क परागकण है यानी कि सूखा है तो इस पर जब
आएगा वायु के माध्यम से, आता भी है, तो यदि ये चिपचिपा ना हो टकरा कर किससे या बगल में गिर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसीलिए क्या होता है, इसके वर्तिकाग्र जो होते हैं चिपचिपे होते हैं, पराकट जब आते हैं तो यहाँ पराकट टिक जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रक्रियाएं होती है, ये भी जानिए आप लोग। इतना तो आपको पता चल गया। अब आ जाते हैं क्या, जल द्वारा पर परागण पे, यानी कि जल परागण जिसे कहते हैं हाइड्रोफिली या हाइड्रोफिलस भी कहते हैं, यानी कि जल परागण। हाइड्रोफिल या हाइड्रोफिलस भी लोग लिखते हैं। ठीक है, क्या है, जल परागण। तो जो विशेषताएं इनमें पाएगी वायु परागण के पात्रों में, वही विशेषताएं इनमें भी पाई जाएंगी, किसमें, जल द्वारा परागण में। कह सकते हैं क्या, मैंने क्या बताया कि पुष्प का आकार छोटा होगा। ठीक है, पुष्प के जो पुष्प क्या होगा, गंधहीन होगा, रंगहीन होगा और मकरंदहीन होगा। सेम वही चीज कॉन्सेप्ट चल रहा है जो वायु परागण में चल रहा था, वही जल परागण में हाइड्रोफिली में चला। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, पुष्प छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, रंगीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं। ठीक है, अब चूंकि जल में है तो शुष्क नहीं कह सकते। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं क्या, जल परागण भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक अधोजल परागण होता है और एक क्या होता है, अधिजल परागण। एक अधोजल परागण होता है, दो प्रकार के, मैंने भिन्न काल प्रवक्ता को दो भागों में बांटा है। अभी जल परागण को मैं दो भागों में बांट रहा हूँ, अधोजल परागण, अधिजल परागण, यानी कि दो प्रकार में होता है, अधोजल परागण, अधिजल परागण। यानी कि पहला क्या है, अधोजल परागण, अधोजल परागण, और दूसरा क्या है, अधिजल परागण। ये दो प्रकार होते हैं जल परागण के। कौन कौन से, अधोजल परागण और अधिजल परागण। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब अधोजल परागण क्या होता है और अधिजल परागण क्या होता है। जब परागण की प्रक्रिया, जब जलीय पदार्थों में, जलीय पुष्पीय पदार्थों में परागण की प्रक्रिया जल की सतह पर होती है। ठीक है, जल की सतह पर जब होगा परागण तो ऐसे परागण को अधोजल परागण कहते हैं। ठीक है, और अधिजल परागण में क्या होता है, जल के अंदर परागण होगा, इसमें जल के अंदर परागण होता है। ठीक है, तो अधोजल परागण में क्या माना जाता है कि जब सतह पर होगा जल के परागण, यानी कि नीचे से क्या होगा, पुष्प के रूप में क्या निकलेगा, परागकण निकलेगा और पुष्प बाहर आकर खुल जाता है और वह क्या होता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और परागण जल की सतह पर हो जाता है। तो ऐसे परागण क्या कहेंगे, अधोजल परागण कहेंगे। अधिजल परागण जब क्या होगा, जल के अंदर से प्रक्रिया घटित होगी। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया अधोजल परागण, अधिजल परागण के बारे में। अब देखिए इसका एक फेमस उदाहरण है, क्या, इसका एक फेमस उदाहरण है वेलिस्नेरिया। ये क्या है, एक पादप है जो जल में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, अधोजल परागण होता है। इसको यदि भागों में डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, जल परागण वेलिस्नेरिया में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा। ठीक है, इसमें उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण होते हैं क्या, सीरिटोफिलम। ठीक है, इसके उदाहरण क्या, सीरिटोफिलम। ठीक है, यानी कि अधोजल परागण के उदाहरण में वेलिस्नेरिया और अधिजल परागण के सीरिटोफिलम हो गए। इतना तो आपको पता चला जल परागण के बारे में। सेम विशेषताएं उसकी मैंने वायु परागण के वक्त कहा कि जो वायु परागण में विशेषता पाई जाती है जल परागण में, लेकिन कुछ भिन्नताएं भी मैंने बताया कि जो जल परागण में नहीं पाई जाती, जो वायु परागण में पाई जाती। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना जानने के बाद क्या होता है, हम जानेंगे इसके बारे में, कीट द्वारा परागण के बारे में, यानी कि कीटों में परागण, जूफिली जिसे कहते हैं, जंतु परागण यानी कि जूफिली कहते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि कैसे उनके द्वारा परागण होता है। ठीक है, तो क्या होता है, क्या, जंतु परागण। जीव परागण भी लिख सकते हैं, जंतु पर परागण या परागण भी लिख देते तब भी सही रहता है।
यानी कि जूफिली। अब जूफिली क्या होता है, जब जंतुओं द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या कहते हैं दोस्तों, जूफिली कहते हैं। ठीक है, क्या जूफिली, जंतु द्वारा होगा तब। अब जंतु तो बहुत सारे होते हैं, जंतु बहुत सारे धरती पर मौजूद होते हैं, तो किन किन जंतुओं में कुछ महत्वपूर्ण जंतुओं के बारे में पहले कीट परागण बताते हैं, जो कीट पतंगों के द्वारा होती है। ठीक है, तो पहला हम जानेंगे क्या इसके अंदर, पहले भाग के बारे में जानेंगे क्या, कीट परागण। पहला जो परागण है कीट परागण है, कीट परागण। और कैसा परागण है, कीट परागण माने कीट पर परागण से हमारा तात्पर्य है। ठीक है, कीट पर परागण यानी कि एंटिमोफिली से कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कीट परागण यानी कि एंटिमोफिली जो है, इनमें कीटों द्वारा परागण होता है। अब कीट परागण के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए पौधे की या पुष्प की, इसमें क्या होना चाहिए मैं उसे बता देता हूँ आपको, सिर्फ बोल कर ही बता रहा हूँ। ठीक है, इनमें क्या होनी चाहिए, पौधे बड़े होते हैं, इनके जो पौधों के पुष्प होते हैं वो बड़े होते हैं। इसके अलावा पुष्प रंग युक्त होता है, यानी कि रंगीन होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं और गंध युक्त भी होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है मैंने गंध कहा तो उसमें सुगंध दिया है, पुष्प से दुर्गंध भी आते हैं पुष्पों से। ठीक है, तो गंध युक्त हो गए, मकरंद युक्त हो गए और पुष्प क्या हुआ, बड़ा हुआ। ठीक है, बड़े बड़े पुष्प होने चाहिए। और इनमें क्या होता है, ये सब विशेषताएं थी किसकी, कीट द्वारा जब पौधों में परागण होगा तो उन पौधों के पुष्पों की विशेषताएं मैंने बता दिया। ठीक है, अब बारी आती है क्या कि कीट कौन कौन से कीट, तो सबसे ज्यादा कीट परागण में सबसे फेमस कीट को क्या कहते हैं, मधुमक्खी को आप जानते होंगे, मधुमक्खी ये सबसे ज्यादा कीट परागण में योगदान देती है, फर्स्ट नंबर पे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तितलियां आती हैं दूसरे नंबर पे, बटरफ्लाइज, बीज बटरफ्लाइज हो गया। इसके अलावा चींटी आती है तीसरे नंबर पे, चींटी। ठीक है, तो कीट परागण में इनके अलावा बहुत सारे माध्यम होते हैं, कीटों के बहुत सारे कीटों के प्रकार होते हैं जो कीट परागण में एंटिमोफिली में सहायता करते हैं। ठीक है, तो यही जरूरी नहीं है। अब क्या जानते हैं, एक यक्का नामक पौधा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक यक्का नामक पौधा होता है जिनमें क्या होते हैं, कीट पाए जाते हैं। कौन से कीट, मोथ उन्हें कहते हैं, उन कीटों को मोथ कहते हैं। इन दोनों यानी कि यक्का नामक पौधे में और मोथ में क्या होता है, सहजीवन पाया जाता है, कि सहजीविता पाई जाती है। इसमें यक्का नामक क्या हो गया, पौधा, और किसमें, मोथ, MOTH, मोथ, ये क्या है, जीव है, ये कीड़ा है। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या पाया जाता है, मैंने क्या कहा, सहजीविता पाई जाती है, सहजीवन ये दिखाते हैं, सहजीवी इसे कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। ठीक है, सहजीवी कहते हैं। अब सहजीविता कैसे दिखा रहे हैं, ये जो मोथ नामक कीड़ा होता है, जो कीट होता है, वो क्या करता है, अब जरा जान लीजिए यक्का नामक पौधे के पुष्प कैसे होते हैं। पुष्प जो होते हैं, मान लीजिए पौधा है, इसके जो पुष्प होते हैं कुछ ऐसे नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, ढेर सारे समूह में होते हैं, ढेर सारे, और पुष्प बंद रहता है। अब बताइए जब पुष्प बंद है तो कैसे परागण हो पाएगा, तो जो मोथ नामक कीट है ये क्या करता है, पुष्प के अंदर जाता है और सहजीवी कैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इसके अंदर जो मान लीजिए ये मोथ है, जो कीट है मोथ है, इसके अंदर क्या किया है, इसने अंडे दे दिए, अंडा दे दिया इसने। अब अंडों की सुरक्षा कौन करेगा, एक पुष्प कर रहा है, और बदले में मोथ नामक कीट जो क्या कर रहा है, यहाँ से जब पुष्प के अंदर गया तो इसके परागकण उस पर लगे कि नहीं लगे, चिपके कि नहीं चिपके, चिपके। अब ये क्या करेगा, किसी दूसरे
इसी जाति के पुष्प के पास जाएगा और परागण क्रिया संपन्न कर देगा। यानी कि ये इनके अंडों की, यानी कि ये जो एक्टा नामक पौधा है ये इसके अंडों की सुरक्षा कर रहा है, प्लस ये जो ये मोथ नामक कीट है वो इसके परागकणों को किसी दूसरे इसी जाति के पादप के वर्तिकाल तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो सहजीवन इन्होंने दर्शाया कि नहीं दर्शाया? दर्शाया सहजीवन। तो इसे क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया कीट परागण में। अब कीट परागण में इतना आपको पता चलने के बाद क्या पता करना है कि ये कीट परागण जो होता है किन किन पादपों में होता है, ये कीट परागण किन किन पौधों में होता है। तो आइए जानते हैं उदाहरण के बारे में। तो दोस्तों हमने अभी आपको क्या बताया क्या? अभी हम बताने जा रहे थे किसके बारे में? इनके उदाहरण के किन पादपों में क्या होता है? कीट परागण होता है। तो जान लीजिए कीट परागण किसमें होता है? बरगद में पाया जाता है। कौन सा परागण? कीट परागण पाया जाता है। एंटीमोफिली पाया जाता है, इसमें पीपल में भी पाया जाता है कीट परागण, मटर में भी पाया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आप ध्यान रखिएगा क्या? सालविया नामक पौधे में। ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको याद कर लीजिए, आप इसको भले ही भूल जाए, ठीक है? तो इन चीज़ों को याद करना आपके लिए चलराई है, ठीक है? आप ही इसके बारे में सोच सकते हैं कि आपको याद करना क्या नहीं करना, ठीक है? तो कितना बरगद, पीपल, मटर, सालविया, इतनी चीज़ पता चल गया आपको। तो कीट परागण इन्हीं में होता है। मैंने इसकी विशेषताएं बता दी पादपों की, ठीक है? अब आ जाते हैं क्या? जंतु परागण में दूसरे प्रकार के आ जाते हैं। कीट द्वारा हो गया ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा नाम क्या है? दूसरे को कहते हैं पक्षी परागण। क्या? पक्षियों द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहते हैं? पक्षी परागण कहते हैं। क्या? ऑर्निथोफिली कहते हैं, पक्षी परागण क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑर्निथोफिली, ठीक है? ऑर्निथोफिली कहते हैं पक्षी परागण को। अब मैं यानी कि जो पक्षी परागण होगा जिन पौधों में होगा उनकी विशेषता सेम ही जंतु परागण वाली होगी, तो मैं बताऊंगा नहीं उनकी विशेषताओं के बारे में, आपको मैंने पहले बता दिया है। अब सिर्फ मैं क्या करूंगा? पक्षियों का नाम बताऊंगा किनसे होता है, ठीक है? इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और ये तीन पौधों में होता है, पौधों में प्लस जंतुओं के बारे में। तो पक्षी परागण में क्या होता है? एक सबसे महत्वपूर्ण पक्षी के बारे में बता दे रहा हूँ। ये किसके उदाहरण? पंछियों के उदाहरण बताने जा रहा हूँ, ठीक है? आपने किसके बारे में सुना है? हमिंग बर्ड का तो नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड। ये क्या करता है? पक्षी परागण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा क्या होता है? सनबर्ड होता है। सनबर्ड, हमिंग बर्ड, ये क्या करते हैं? पक्षी परागण करते हैं। पक्षी है तो परागण कैसा करेंगे? पर परागण जो होगा कैसा होगा? पक्षी परागण ही। ऑर्निथोफिली तो कहलाएगा, पक्षियों द्वारा हो रहा है तो ऑर्निथोफिली। इतना तो आपको पता चल गया ना। अब बारी आती है क्या? पादप किन पौधों में ये कर सकते हैं परागण इस प्रकार का? तो जान लीजिए बिगनोनिया एक पौधा होता है, इसमें होता है क्या? पक्षी परागण। इसके अलावा एगेव होता है। क्या होता है? बिगनोनिया एगेव, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत से पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है? पक्षी परागण हो सकता है, ठीक है? अट्ठू। इसके अलावा क्या होता है? सिल्क कॉटन होता है। क्या? सिल्क कॉटन, ठीक है? सिल्क कॉटन एक पौधा है, उसमें भी क्या होता है? पक्षी परागण होता है। तो पक्षी परागण पता चला जो पक्षियों द्वारा हो रहा है। विशेषता पादपों की वही होगी जो कीट परागण वाले पादपों की थी। पक्षियों का नाम बताया हमिंग बर्ड, सनबर्ड होता है। और पादपों का नाम क्या है? बिगनोनिया हो गया, गेव हो गया, सिल्क कॉटन हो गया, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जैसे रेड कोरल ट्री हो गया। तो बहुत से नाम हैं। तो फिलहाल तो कुछ के बारे में आप जान जाइए। अब क्या करते हैं? हम इनको मिटाते हैं, आ जाते हैं किस पे? अगले प्रकार के बारे में, जंतु परागण के अगले टाइप के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगला जो प्रकार है जंतु परागण का उसको क्या कहते हैं हम? घोंघे द्वारा परागण। क्या? घोंघे द्वारा परागण, यानी कि कह सकते हैं घोंघा द्वारा परागण, ठीक है?
इसको इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं क्या, मलेकोफिली। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मलेकोफिली कहते हैं। किसको, भूमि द्वारा परागण जब होता है तो उसको इंग्लिश में मलेकोफिली कहते हैं। अब जरा सोचिए, ये भूमि द्वारा हो रहा है तो इसमें जीव जंतु के नाम लिखने की वजह ने स्वयं घूमा है तो भूमि के प्रजातियां आ सकती हैं, ठीक है। अब कौन से पौधों में होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन उठता है। तो उन पौधों के बारे में हम जान लेते हैं, उदाहरण के बारे में। पहला जो है, पहला उदाहरण है, उसको कहते हैं सर्पपादप। क्या, सर्पपादप। इसको इंग्लिश में स्नेक प्लांट भी कहते हैं, ठीक है, स्नेक प्लांट कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जिमीकंद होता है। जिमीकंद में भी क्या होता है, भूमि द्वारा परागण पाया जाता है। इतना तो आपको पता चल गया। अब अगले, ये तो कितना था, ये तीसरा प्रकार था। अब चौथे प्रकार के बारे में आ जाते हैं। चौथा प्रकार क्या है दोस्तों, चौथा प्रकार है चमगादड़ द्वारा। चमगादड़ द्वारा पर परागण, यानी कि चमगादड़ द्वारा पर परागण, जिसको कहते हैं क्या, काइरोपिटेरोफिली। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, काइरोपिटेरोफिली कहते हैं, चमगादड़ द्वारा पर परागण को। तो जाहिर सी बात है, जब चमगादड़ों द्वारा हो रहा है, बैट्स द्वारा हो रहा है पर परागण, तो उसे हम काइरोपिटेरोफिली कहते हैं, ठीक है। अब ये किन पौधों में होता है, उदाहरण, ये किन पौधों में होता है तो जान लीजिए, केले में होता है, ठीक है, अमरूद में होता है। इसके अलावा एक जान लीजिए कदम, कदम में होता है, ठीक है। तो इसके उदाहरण है। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, तो मैंने कुछ के बारे में बता दिया है। और एक होता है क्या, सर्पेंटोफिली होता है, सांप द्वारा पर परागण होता है, लेकिन उसके बारे में कोई विशेष नहीं बताया जाएगा। आप जान लीजिए कि सर्पेंटोफिली होता है, बहुत से जीवों द्वारा पर परागण होता है, पर उसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। तो चारों जीवों के बारे में मैंने बताया, क्या, चमगादड़ द्वारा हो गया, भूमि द्वारा हो गया, कीट परागण हो गया और पक्षी परागण हो गया। चार प्रकार के पर परागण के बारे में पता चल गया। किसमें आए थे, जूफिली में आए थे चारों प्रकार। इतना तो आपको पता चल गया। तो अब बात करेंगे क्या, अब बात करने वाले हैं हम स्वपरागण के लाभ और हानियों के बारे में, और इसके अलावा पर परागण के लाभ और हानियों के बारे में बात करेंगे कि स्वपरागण में कौन से लाभ होते थे और पर परागण में कौन से लाभ पादपों को होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, समय तो वैसे है नहीं, तो इसके बारे में अगले पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इससे आपको हमारी वीडियो जो नई नई बनेगी वो आपको तुरंत आपके सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।